दिन धीरे धीरे चढ़ रहा है, लोग पहुंच रहे हैं वहां पर मतदान के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, हापुड़ में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन कोहरे के बीच जैसे ही मतदान प्रक्रिया चालू हुई है, मतदाता को भारी जोश देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन भी देखने को मिल रही है। मतदाताओं ने, जैसे प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की थी कि सबसे पहले वोट डालना है, बाद में कुछ काम करना है, तो इसीलिए मतदाता उसी क्रम में हापुड़ में आगे बढ़ रहे हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आपकी बात हुई क्या कुछ लोगों से सौरभ, जो मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उसमें जो किसान भी पहुंच रहे हैं, तस्वीरें हम देख भी रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। बाकायदा लोगों के जो आईडी है वो चेक करने के बाद उनको अंदर भेजा जा रहा है मतदान के लिए। कोविड गाइडलाइन का पालन होता हुआ आपको कितना नजर आ रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बाहर की तस्वीरें, अंदर क्या कोविड गाइडलाइन का पालन होता हुआ नजर आ रहा है सौरभ? क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि देखिए जो गाइडलाइन है कोरोना की, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जी देखिए, C10 के कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं जो मतदान केंद्रों पर एक अच्छी, मतलब चुनाव आयोग की गाइडलाइन का अच्छा पालन होता दिख रहा है। मतदान केंद्रों पर एक कर्मचारी मौजूद है जहां पे एंट्री मतदाताओं की हो रही है। जो मतदाता घर से मास्क नहीं लेके आ रहा है उसको मास्क दिया जा रहा है, हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, तब उसको बूथ के अंदर एंट्री दी जा रही है। ऐसा हापुड़ में बहुत अच्छा ये है, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कर रहा है प्रशासन, लेकिन ये बहुत अच्छी है। C10 के कैमरे में ये चीज कैद हुई है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो कोविड गाइडलाइन का भी पालन होता हुआ नजर आ रहा है, और इसके अलावा जो लोग मास्क लेकर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको बाकायदा मास्क दिया जा रहा है, हैंड सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर अगर देखा जाए तो ख्याल भी रखा जा रहा है, क्योंकि बुजुर्ग भी इस दौरान मतदान के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में उनको किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, तो इस बाबत भी व्यवस्था की गई है। सौरभ, हापुड़ को लेकर अगर देखा जाए तो देखिए, ये जो पूरी बेल्ट है वो किसानों की बेल्ट मानी जाती है, और इस बेल्ट को खुश करने के लिए पूरी तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ हों, बीजेपी के दिग्गज बड़े चेहरे हों, स्टार प्रचारक हों, और वो सभी इस बेल्ट के अलग अलग जिलों में घूमते हुए नजर आए थे, प्रचार करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में इस बेल्ट के लोगों की फिलहाल क्या मांगे हैं, किस माइंडसेट के साथ, क्या उनके दिमाग में है जिसको वो पूरी तरीके से अपने दिमाग में रखकर मतदान केंद्रों की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या सोच कर आ रहे हैं वोट करने, क्या चाहती है जनता हापुड़ की? जी देखिए, हापुड़ में कई बार C10 की टीम की मतदाताओं से बात हुई, तो मतदाताओं के युवा जो मतदाता हैं उनको, उनका जो मांग है, उनका रोजगार बेरोजगारी को लेकर बड़ा मुद्दा है युवाओं का। तो और जो किसान लोग हैं उनको, किसानों का जो है वो गठबंधन सरकार के प्रति ज्यादा अपने सहमति जता रहे हैं, बीजेपी से वो नाराज दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने, गृह मंत्री अमित शाह हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम बड़े नेताओं ने कैंपेनिंग की है, गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे हैं, किसानों को मनाने की हर संभव कोशिश की है। लेकिन देखने वाली बात अभी होगी किसान किसके पक्ष में जाता है, और इसका पता 10 मार्च को लग पाएगा, जब उस दिन प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए हापुड़ की अगर बात की जाए तो साफ तौर पे कहा जाता है कि यहाँ पर जो 3 में से 2 सीट थी जिसमें भाजपा ने जीत हासिल की थी, और एक सीट बसपा के खाते में गई थी, और यहाँ पर बसपा के विधायक रहे असलम चौधरी अब सपा में आ गए हैं। तो अब ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि समाजवादी पार्टी को कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, हापुड़ और हापुड़ विधानसभा 2 सीटें हैं जिन पर गठबंधन और समाज, मतलब बीजेपी, दोनों में कड़ी टक्कर है। हापुड़ विधानसभा और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा, दो में गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है पहले के मुकाबले। जहां गठबंधन की स्थिति मतलब खराब थी, जो समाजवादी ने गठबंधन किया था, पहले भी कई दलों से गठबंधन किया था, लेकिन उस गठबंधन का इतना फायदा हापुड़ में नहीं मिला था। लेकिन इस बार जयंत चौधरी से गठबंधन का अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं फायदा होता दिख रहा है, और हापुड़ में 2 सीटों पर बहुत अधिक पहले के मुकाबले बढ़त में दिख रही है गठबंधन सरकार। बिल्कुल, गढ़मुक्तेश्वर के लिए भी काफ़ी मशहूर है हापुड़, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत उम्र ज़्यादा नहीं है यहाँ पर हापुड़ की, 2011 में ही अस्तित्व में आया था, तो बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। तो ऐसे में फ़िलहाल जिस तरीके से अभी स्थिति बनी हुई है उस बाबत हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ पे राकेश सिंह जो कि स्टेट हेड हैं C10 न्यूज़ के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिंह जी, अभी सुबह की शुरुआत है, 58 विधानसभा सीटें, मतदान की प्रक्रिया गाजियाबाद अगर विधानसभा सीटों की बात कर लीजिए तो वहाँ पे तो थोड़ी रफ्तार है, लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन आप हापुड़ की बात कर लीजिए, अलीगढ़ की बात कर लीजिए, वहाँ से जो संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जो अपडेट दे रहे हैं कि अभी सुबह के वक्त उतनी रफ्तार नहीं है, लोग अभी उतना घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि पीक टाइम तक थोड़ा रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा?
जी मैम, होता यह है कि अक्सर जो है चुनाव का जिस दिन मतदान रहता है, मतदान में सुबह के टाइम में सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच रफ्तार थोड़ा धीमी रहती है। 8 बजे के बाद जो है रफ्तार इसकी तेज होती है। और इधर क्योंकि कल का वहाँ मौसम भी उधर खराब थे, इसलिए आज जो है 8 साढ़े 8 बजे के बाद रफ्तार तेज दिखेगी। जी। और यहाँ पे राकेश सिंह जी, अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए, इस पर गाजियाबाद पे काफी नजर है, हालांकि गढ़ है ये बीजेपी का, तो ये मानकर चला जाए लोनी विधानसभा सीट जो लगातार सुर्खियों में रही, इस बार गठबंधन में समाजवादी पार्टी आरएलडी है, कुछ बदलाव होगा क्या, चुनौती मिलेगी क्या बीजेपी को, माना जाए? देखिए, इस बार जो है बीजेपी को कड़ी चुनौती पश्चिम से मिल रही है, क्योंकि गठबंधन आरएलडी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन ने इस बार वहां की जातीय समीकरण को एक बहुत ही जिस जात के जिस समीकरण की वोट पिछली बार 2017 में बीजेपी को मिला था, ये सब एक पूरी समीकरण ध्वस्त हो चुकी है इस समय। और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से निश्चित तौर पर इस गठबंधन को लाभ मिल रहा है, को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर अलीगढ़ की बात कर ली जाए तो क्या लगता है आपको कि इस बार क्या है जनता के मन में, क्या माइंडसेट के साथ वो आ रहे हैं? 5 साल हो चुका है बीजेपी को शासन करते हुए, और 5 साल शासन करने के बाद जो जनता है उत्तर प्रदेश की संतुष्ट लग रही है बीजेपी से, या मानकर चला जाए कि वो चाहती है कि अब सत्ता में बदलाव हो? देखिए, अलीगढ़ के क्षेत्रों में कई जगह लोगों से बातचीत हमारी संवाददाताओं ने भी की थी, और हम लोग भी उधर गए थे तो हम लोगों ने बातचीत भी की थी। और इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनेक पिछली जो सरकारों में रालोद के इनको लाठियों से पीटा गया संघर्ष किसान आंदोलन के दौरान रालोद के अध्यक्ष को, तो इस सब को लेकर के अभी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है जो 2017 में थी। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो इस बार बीजेपी को चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। हापुड़ का अगर जिक्र कर लिया जाए यहाँ पर राकेश सिंह जी, तो अभी ज्यादा उम्र तो नहीं है हापुड़ की, 2011 में ही अस्तित्व में आया था ये, और बसपा का जो हाथी है वो भी एक सीट पर बैठा था, और इसके अलावा जो 2 सीटें रही वहां पर बीजेपी रही। समाजवादी पार्टी इस बार आरएलडी के साथ गठबंधन में है, बेल्ट ये पूरी किसानों की मानी जाती है। तो अभी तक जो 1 साल तक किसान धरने पर थे, हालांकि मानते हैं कि केंद्र सरकार ने वापस ले लिए तीनों कृषि कानून, लेकिन यहाँ पे जो कृषि कानून वापसी का असर देखने को मिलेगा, या जो कृषि कानून लाई थी केंद्र सरकार उसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, असर तो किसी कानून जो सरकार लाई थी उसका असर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे यह है कि लोगों को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इसलिए उस चुनाव के मद्देनजर इस कानून को कुछ समय के लिए ढील दिया गया, वापस लिया गया, फिर नए तरीके से लाया जा सकता है। अभी हाल में ही ममता बनर्जी जी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि जो कानून हटाया गया है केवल एक धोखा है, फिर बाद में उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद फिर ये सब कानून नए तरीके से ला देंगे। बिल्कुल, लेकिन बीएसपी की एंट्री को लेकर क्या कहें? देखिए, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं नजर आ रही थी, लेकिन अब चूंकि जब से चुनावी शंखनाद हुआ, तारीखों का ऐलान कर दिया गया कि भाई देखिए 7 चरणों में बाकायदा उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, पहले चरण का चुनाव शुरू भी हो चुका है। मायावती की एंट्री को लेकर क्या बोला जाए कि कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पर उनका जो हाथी है वो कुछ समीकरण प्रभावित कर सकता है या बिगाड़ सकता है? नहीं, उनका जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो उनका चुनाव हाथी है, वह तो उनका जो मतदाता है वो तो कहीं नहीं जाएगा। वो तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो अभी तक जो रुझान आया है कि हाथी का मतदाता हाथी में ही जाएगा, वो कहीं फ्लोटिंग में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। और शायद इसी का नुकसान 2019 में समाजवादी पार्टी को हुआ भी। जी, थोड़ा इससे समाजवादी पार्टी और समाजवादी गठबंधन को लाभ भी होगा। जी, यानी कि अगर देखा जाए कि जो वोटर है, खासतौर पे जो वोट बैंक है मायावती का, बीएसपी का, वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो मायावती के पास ही रहने वाला है। ऐसे में दैत्यराज रावण की जो ससुराल है मेरठ, वहाँ के जो विधानसभा सीटें हैं अगर उसका जिक्र किया जाए तो काफ़ी सीटों पर जो कमल है वो खिलता हुआ नजर आया था। और मेरठ शहर जो विधानसभा सीट है जहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो साइकिल की रफ्तार है वो तेज़ हुई थी, वहाँ पर क्या इस बार माना जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौती भी मिलेगी और साथ ही समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुख्य मुकाबला वहीं से माना जा रहा है और एक विपक्षी पार्टी के तौर पर वही मजबूत देखने को मिल रही है कांग्रेस, और अगर बीएसपी को थोड़ा सा साइड में रखा जाए तो मान कर चला जाए कि मेरठ में भी अब कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि जो मेरठ शहर है उस विधानसभा सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी पे कमल ही खिला था 2017 में।
देखिए मैं आपको बता दें कि पिछली 2017 में उत्तर प्रदेश के 43 जनपद में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था। और इस बार अब आज की जो 2022 का चुनाव है, आप समाजवादी पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में है, तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकती हैं कि आज के दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर 54 सीट 55 सीट बीजेपी जीती हुई थी। आज की स्थिति देख लीजिए, हर सीट पर कॉन्टेस्ट है और हर सीट पर समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन लड़ रहे हैं। तो इस बार का चुनावी समीकरण कुछ दूसरे तरीके का है और अब पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव ये तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि आज तक 2007 से लेकर अब तक यही हुआ है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जिसकी भी मतदाता जिसके तरफ झुके हैं, पूरी उत्तर प्रदेश उसी तरफ झुकी, क्योंकि पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है और फिर दूसरे चरण, फिर तीसरे चरण, लास्ट में 7वें चरण तक। और वो फ्लोटिंग मतदाता जो 20% होते हैं, वो पहले चरण में जिधर हवा बन जाती है उधर ही बनती है। बिल्कुल, यानी कि जो हवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चलती है, वही हवा पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिंह जी। क्योंकि 7 चरणों में चुनाव, इसके पहले 2 या 3 चरणों में चुनाव होता था, तो 2 या 3 चरणों में वो इसीलिए सरकार जो है फुल फ्लैश किसी की नहीं आती थी, क्योंकि वो हवा बन नहीं पाती थी। और जब से 7 चरणों में चुनाव होने लगा है, तब से प्रथम चरण के चुनाव से हवा बननी शुरू होती है और 7वें चरण तक जाती है। बिल्कुल, जो लहर है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, वही उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए और साथ ही ये जानकारी देने के लिए। स्टेट हेड सीटेन न्यूज़ के राकेश सिंह जी, उनका कहना यह है कि इस बार हवा बदली हुई है। 2017 में जो हवा पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में थी, अब वो हवा बीजेपी को चुनौती देती हुई नजर आ रही है।